taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. आज का बजट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी बैलेंस बजट है। जैसा कि हम आशा कर रहे थे कि सरकार चाहेगी कि सभी वर्गों का बैलेंस ध्यान रखा जाए। ऐसा सुनने में आ रहा था कि मिडिल क्लास को काफ़ी नेगलेक्ट किया जा रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी पॉपुलिस्ट स्कीम्स चला रही थी जिसमें काफ़ी कुछ फ्री में बांटा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास को कॉम्पनसेट करना था, तो उन्होंने अपने टैक्स रेट्स में कमी ला के उसमें उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे तो नए इनकम टैक्स रेट में 15 लाख तक की आय के जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको 17,500 रुपये का बेनिफिट सरकार ने पास किया। इससे सरकार 2 एडवांटेजेस अचीव कर सकती है। एक तो उन्होंने मिडिल क्लास को राहत दी है, उसके साथ साथ वो उनके हाथ में कंजम्पशन के लिए इनकम भी बढ़ा रही है, जिससे ओवरऑल कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। सरकार ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है और मोदी जी का तीसरा टर्म है, तो शुरू से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहा। उसके लिए एट द एंड ऑफ द डे सरकार को पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? या तो जो ऑलरेडी टैक्सड हैं उनको और टैक्स लगाया जाए, वो सरकार करना नहीं चाहती। इसीलिए उन्होंने कैपिटल गेंस टैक्स को थोड़ा बढ़ाया है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि पिछले 2-3 सालों में आम जनता ने, भले वो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, उसमें काफ़ी कैपिटल गेंस कमाए हैं, तो सरकार ने थोड़ा टैक्स वहाँ बढ़ाया है। तो उससे सरकार ने बिना मध्यम वर्ग पे टैक्स लगाते हुए एक सेकंड इनकम को सोर्स किया है, तो जिसको मैं एक पॉजिटिव स्टेप मानता हूँ। तो हमारा ये मानना है कि एज लॉन्ग एज सरकार अपने ग्रोथ स्टोरी को कंटिन्यू रखती है, ठीक है, और पैसा निवेश के लिए लगाती है और अर्निंग्स को बढ़ावा देती रहती है, तो जनता को कैपिटल गेन्स मिलेंगे और थोड़ा सा कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने से उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए। जहाँ तक स्टॉक मार्केट्स का सवाल है बजट पे इम्पैक्ट का, आई थिंक इनिशियली तो इम्पैक्ट नेगेटिव था। जैसे आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट 1-1.5% गिर गया था, और अभी आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट रिकवर हो गया है, क्योंकि फाइनली इन्वेस्टर्स भी ये समझते हैं कि एज लॉन्ग एज योर ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट एंड आपका मार्केट बढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत टैक्स इंक्रीज से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट्स को देखा जाए वैसे बजट के अलावा तो काफ़ी ओवर वैल्यूड हैं इस समय। पिछले 1-2 साल में मार्केट्स काफ़ी ऊपर बढ़ गए हैं, और मार्केट्स में स्पेशली आप कुछ सेगमेंट्स देखेंगे जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, वो 60-60, 70-70% बढ़ गए हैं। PSUs बढ़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बढ़ गए हैं। जहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है हमारा, हमें लगता है कि मार्केट्स कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा मुनाफा बुकिंग का और रेट्स में सुधार होगा। अब बजट या कुछ और कारण तो मार्केट हमेशा ढूंढ ही लेता है, तो हमें लगता है कि मध्यम से आज का जो बजट माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, स्वास्थ्य के हिसाब से जो कई सारी डिमांड्स हमने इसमें रखी थी वो इसमें कुछ भी कंसिडर नहीं की गई हैं। ओवरऑल बजट विकासोन्मुखी है, परंतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी कई कमियां हमें इसमें नज़र आती हैं। उसमें बहुत मार्जिनल इसमें इंक्रीज़ किया गया है। जो खर्च हेल्थ बजट पे आना चाहिए वो करीब 2.5% का GDP का आ रहा है। पहले से डेफिनेटली थोड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। फार्मा सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने 2143 करोड़ रुपए का PLI यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, जबकि हॉस्पिटल्स के लिए इसमें इस प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं है। कुछ एक्सरे की ट्यूब्स वगैरह को इंपोर्ट ड्यूटी से इन्होंने माफ़ किया है, और कुछ को 10% से और 5% पर लाया गया है। थोड़ा बहुत रिसर्च फंड इसमें बढ़ाया गया है, और जो स्कीम्स हैं जनता के लिए जो चलाई गई हैं, आयुष्मान भारत, PM जय योजना,
उसमें उसको 7200 करोड़ रुपए के स्थान पर 7500 करोड़ रुपए किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च के बारे में करीब 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, परंतु फिर भी नए अस्पताल, नए एम्स खोलने पर कहीं अभी कुछ चर्चा इसमें नहीं आई है। हमने एक और डिमांड रखी थी कि जो चिकित्सा उपकरण हैं उन पर जीएसटी का भार कम किया जाए और कई सारे जो चिकित्सा उपकरण हैं जो 12% 18% की ड्यूटी में आते हैं उनको कम किया जाए। वो अभी तक इसमें कहीं प्रावधान नज़र नहीं आया है। इसी के साथ में कुछ आंगनवाड़ी को इन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए प्रावधान रखा है, जो एक अच्छी बात है, परंतु फिर भी अभी नए अस्पताल और नई जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कोई अधिक प्रावधान नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद। बेसिकली आज के बजट के बारे में मैं बोलूँ तो काफ़ी बैलेंस बजट है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ है जिनको टैक्स स्लैब का उन्होंने बेनिफिट दिया है और कहीं ना कहीं 17,500 रुपये की जो एक छूट का बेनिफिट दिया है वो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो अल्टीमेटली सेविंग्स बढ़ेंगी और वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में रूट होगा। तो बैलेंस बजट है। दूसरा आज एक जो मेजर चेंजेस है वो टैक्स रेट को लेके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट थी वो 15% थी अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो उसको उन्होंने बढ़ाकर 15 से 20% कर दिया। और दूसरा जो एक मेजर चेंजेस आया है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। जो पहले रेट 10% हुआ करती थी उसको उन्होंने बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। एक और मेजर चेंजेस जो है वो है इंडेक्सेशन का। बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई रियल एस्टेट सेल कर रहे हो, क्योंकि रियल एस्टेट के ऊपर मेजर चेंजेस है। आज हमने रियल एस्टेट की प्राइसेस भी देखी है तो काफ़ी डाउन हुई है। उसका रीज़न ये है कि पहले एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। लॉन्ग टर्म अगर कोई कैपिटल एसेट होती थी 3 साल से ज़्यादा अगर हम किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करते थे तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। उस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को इस बजट में ख़त्म कर दिया और उसकी जो रेट है उसको पहले जो 20% थी उसको घटाकर 12.5% कर दिया। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।